वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं विद द रिमेनिंग क्लॉजेस ऑफ कारो 2020। लास्ट सेशन में हमने अप टू क्लॉज नंबर 9 डिस्कस कर लिया था, तो क्लॉज नंबर 10 से लेकर क्लॉज 21 इस सेशन में हमें कवर अप करने हैं। पैरा 3 क्लॉज 10, इन रिलेशन टू मनी रेज्ड बाय पब्लिक इशू एंड द टर्न। सबसे पहले तो हमें बताना है क्या मनी रेज की गई है, किसके थ्रू, वेदर थ्रू द आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर। तो जो मनी वेदर थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर रेज की गई है, जिस पर्पस के लिए रेज की गई थी, फॉर दैट पर्पस ओनली that money has actually been applied, and if money is used for any other purpose, then details together along with any delay or default and subsequent rectification needs to be reported. So first one, जो मनी आईपीओ या एफपीओ के थ्रू रेज की गई थी, द पर्पस फॉर विच द मनी वर रेज्ड, उसी पर्पस के लिए इस मनी को यूज किया गया है। एंड इफ नॉट, वी नीड टू गिव डिटेल्स टुगेदर विद एनी डिले, डिफॉल्ट एंड सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। क्या कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर कोई प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट या प्राइवेट प्लेसमेंट की है शेयर्स की या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की ड्यूरिंग द ईयर? यदि हां, तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन है हमारा 42 एंड 62। 42 एंड सेक्शन 62 क्या उनकी कंप्लायंस हुई है? एंड जिस पर्पस के लिए फंड्स रेज्ड हुए थे, वेदर द फंड्स आर यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस फॉर विच दे वर रेज्ड, और यदि नहीं, डिटेल दीजिए अलोंग विद द अमाउंट इन्वॉल्व्ड एंड द नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। तो दो पॉइंट है जो पैरा 3 क्लॉज 10 के अंदर हमें रिपोर्ट करना है। तो जो मनी रेज की गई पब्लिक इशू के थ्रू, चाहे वो आईपीओ है या एफपीओ है, जिस पर्पस के लिए रेज की गई थी उसी पर्पस के लिए इस मनी का इस्तेमाल हुआ है। एक चीज तो ये हो गई। यदि नहीं हुआ, वी आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द डिटेल्स along with डिले, डिफॉल्ट, सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन। इसके साथ क्या कोई प्राइवेट प्लेसमेंट या प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुई है शेयर की या कन्वर्टिबल डिबेंचर्स की ड्यूरिंग द ईयर? यदि हां, देन वी आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 42 एंड 62। नेक्स्ट, फ्रॉड इंपॉर्टेंट है, काफी जगह इस क्लॉज का रेफरेंस आता है। वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और फ्रॉड ऑन द कंपनी has been noticed and reported during the year, चाहे फ्रॉड कंपनी ने किया या फ्रॉड कंपनी पर हुआ, यदि है तो आप नेचर एंड अमाउंट इन्वॉल्व उसको इंडिकेट करिए। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 के अंदर जब हम रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड की बात करते हैं, तो वहां पर सिर्फ वो फ्रॉड आते हैं जो कंपनी के ऊपर किए होते हैं और कंपनी के ऑफिसर या एम्प्लॉय ने किए होते हैं। Whether any report under section 143 subsection 12 of the Companies Act 2013 has been filed by the auditor in form number ADT4 prescribed under rule number 13 of Companies Audit and Auditor Rules 2014 with the central government। सेंट्रल गवर्नमेंट को फ्रॉड की रिपोर्टिंग कब होती है? अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, दैट इज यदि फ्रॉड कमिटेड हुआ है ओवर द कंपनी बाय एनी ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी एंड फ्रॉड का अमाउंट इंडिविजुअली 1 करोड़ रुपीस या उससे ज्यादा का है, then fraud is required to be reported to the central government in the manner as prescribed under rule number 13। क्या ऑडिटर ने विसल ब्लोअर कंप्लेंट जो ड्यूरिंग द ईयर रिसीव्ड हुई हैं उनको कंसीडर किया है?
whether the auditor has considered whistleblower complaints received during the year by the company. Next, पैरा 3 क्लॉज नंबर 12, निधि कंपनीज के केस में क्या निधि कंपनी की नेट ओन फंड टू डिपॉजिट रेशो 1:20 है? यदि डिफर करती है, इससे ज्यादा है, रिपोर्ट करिए। क्या निधि कंपनी अपने टर्म डिपॉजिट्स के अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स का 10% मेंटेन करके चल रही है? वेदर जो ये 10% बेसिकली टर्म डिपॉजिट्स की फॉर्म में मेंटेन किया जाता है किसका? डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का। कि जो एनबीएफसी की जो निधि कंपनीज की लायबिलिटीज हैं, तो उस लायबिलिटीज को मीट आउट करने के लिए कंपनी को उन लायबिलिटीज का 10%, कम से कम 10% डिपॉजिट्स की फॉर्म में रखना होता है और उन डिपॉजिट्स पर किसी भी तरह का कोई चार्ज क्रिएट नहीं कराना चाहिए अनएनकम्बर्ड। सो वेदर निधि कंपनी इज मेंटेनिंग 10% unencumbered term deposits to meet out any liability। इसके साथ क्या किसी तरह का कोई डिफॉल्ट हुआ है इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स और रीपेमेंट देयर ऑफ ड्यूरिंग द ईयर? यदि हां, तो उसकी डिटेल देनी है। तो पैरा नंबर 3 क्लॉज नंबर 12 के अंदर निधि कंपनीज के केस में ये 3 रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स आती है। पैरा 3 क्लॉज नंबर 13, ट्रांसैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज। Whether all transactions with the related parties are in compliance with the provisions of section 177 and 188 of the Companies Act 2013, and जो डिटेल्स रिलेटेड पार्टीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिस्क्लोज की गई हैं, दे आर इन कंप्लायंस विद द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो 2 चीजों की हमें यहां पर रिपोर्टिंग करनी है। नंबर 1, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस की कंप्लायंस। स्टैट्यूटरी प्रोविजंस इन रिलेशन टू रिलेटेड पार्टीज आर प्राइमरीली कवर्ड अंडर सेक्शन 188। Besides this, related party transactions are required to be approved by the audit committee under the provisions of section 177 subsection 4. So auditor is required to report in relation to related party transaction whether the provisions of section 177A and 188(2) are being complied with, and at the same time related parties disclosures are required under the requirements of applicable accounting standard, whether it is a case of AS or it is a case of Ind AS. In both cases, some disclosures are to be given in the financial statement. So auditor is required to report whether the disclosures in the financial statement are as per the requirements of applicable accounting standards or not. तो ये था हमारा पैरा 3 क्लॉज नंबर 13। पैरा 3 क्लॉज नंबर 14 मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है आने वाले समय के लिए। इंटरनल ऑडिट सिस्टम। स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो है कंपनी का, वो रिपोर्ट करेगा क्या कंपनी में इंटरनल ऑडिट सिस्टम जो एग्जिस्ट कर रहा है बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द कंपनी कमेंसुरेट है या नहीं है, and whether the reports of internal auditor were considered by the statutory auditor or not। 2 बड़ी बेसिक बातें कही गई हैं यहां पर। नंबर 1, क्या इंटरनल ऑडिट सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है इन द ऑर्गेनाइजेशन? यदि एग्जिस्ट करता है, दैट इज कमेंसुरेट बेस्ड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस ऑफ द एंटिटी, एंड एट द सेम टाइम whether the reports of internal auditor are being considered by the statutory auditor or not। Para 3 clause 15, non-cash transactions with the directors under section 192 of the Companies Act 2013। सबसे पहले तो हमें बताना है क्या ट्रांसैक्शंस हुई। Whether company has entered into any non-cash transaction with the directors or the persons connected with him। नहीं, बात खत्म हुई। बट यदि ट्रांसैक्शन हुई है विद द
डायरेक्टर्स नॉन कैश ट्रांजैक्शन, जिसको डील करता है सेक्शन 192 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, विच रिक्वायर्स पासिंग ऑफ रेजोल्यूशंस इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। तो क्या सेक्शन 192 की रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाइड किया गया है या नहीं किया गया? पैरा 3 क्लॉज नंबर 16, रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। ये क्लॉज इन रिलेशन टू एनबीएफसी चलता है, जो एनबीएफसी हैं। Whether registration is required under section 45 IA of RBI Act 1934, and if so, whether the registration has been obtained। जो फाइनल के स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होता ही है। इंटर के अंदर एनबीएफसी के अंदर आई थिंक इंटरमीडिएट में एनबीएफसी अकाउंट्स के चैप्टर शायद है या नहीं, आई डोंट नो, बट फॉर योर नॉलेज आपको सिंपल एक चीज बता देता हूं। जो कंपनीज एनबीएफसी जिनका प्रिंसिपल बिजनेस किस चीज का है, फाइनेंशियल एक्टिविटी का, और उसके लिए दो चीजें देखी जाती है जिसको हम 50-50 टेस्ट कहते हैं। कंपनी के टोटल असेट्स के 50% या उससे ज्यादा फाइनेंशियल असेट्स है, कंपनी की टोटल इनकम का 50% या उससे ज्यादा फाइनेंशियल असेट से आता है, तो हम कहेंगे दिस कंपनी इज कैरिंग आउट द फाइनेंशियल एक्टिविटी, और ये इसका एक प्रिंसिपल बिजनेस है। और यदि इसके नेट ऑन फंड 2 करोड़ रुपए मिनिमम होने चाहिए, और इस कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एनबीएफसी एक्टिविटी कराने के लिए विद द आरबीआई। तो यहां पर वही चीज आ गई, क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45 IA ऑफ आरबीआई एक्ट, और यदि रिक्वायर्ड है तो क्या वो रजिस्ट्रेशन लिया गया या नहीं लिया गया। नंबर 2, whether the company is conducting any non-banking financial or housing financial activity without having a valid certificate of registration from the RBI, and if the company is a core investment company, core investment companies वो कंपनीज होती हैं जो अपने फंड्स का मेजर पार्ट इन्वेस्ट करती है इन द ग्रुप कंपनीज, अपने ग्रुप की कंपनीज के अंदर। तो यदि कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, whether it fulfills the criteria that is being specified for the core investment company, and in case it is an exempted or unregistered CIC, तो क्या ये जो एग्जम्पशन का आरबीआई ने क्राइटेरिया बताया हुआ है उसको फुलफिल करती है या नहीं करती है। क्या ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी हैं? यदि हां तो उनका नंबर बताओ, ग्रुप में टोटल कितनी कोर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। तो एनबीएफसी के केस में हमें 4 चीजों की रिपोर्टिंग करनी है। नंबर 1, वेदर रजिस्ट्रेशन अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 45 IA ऑफ इनकम टैक्स of RBI Act is required, and if yes, whether the registration has been obtained or not. Number 2, whether the company is conducting any non-banking financial or housing financial activity without having a valid certificate of registration from the RBI, and in case company is a core investment company, whether it continue to fulfill the criteria that is prescribed for the core investment company, and in case of unregistered or exempted CIC, तो क्या ये इस क्राइटेरिया को फुलफिल करती है जो एग्जम्पशन के लिए आरबीआई ने प्रिस्क्राइब किया है। और यदि ग्रुप में एक से ज्यादा सीआईसी हैं उनका नंबर हमें इंडिकेट करना है। नेक्स्ट, पैरा 3 क्लॉज 17, कैश लॉसेस। क्या कंपनी को करंट फाइनेंशियल ईयर में एंड इमीडिएट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के अंदर किसी तरह के कैश लॉसेस हुए हैं? यदि हां तो अमाउंट बताइए। स्टेट द अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस। पैरा 3 क्लॉज नंबर 18, कंसिडरेशंस ऑफ इश्यूज रेज्ड बाय आउटगोइंग ऑडिटर। यदि प्रीडिसेसर ऑडिटर रिजाइन करके गया है कंपनी से, तो जो इनकमिंग ऑडिटर है ही इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द इशू इफ एनी रेज्ड बाय द outgoing or predecessor auditor. Whether there has been any resignation
ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ड्यूरिंग द ईयर। यदि रेजिग्नेशन है तो क्या जो इनकमिंग करंट ऑडिटर है उसने आउटगोइंग ऑडिटर की ऑब्जेक्शंस को, कंसर्न्स को कंसीडर किया है। Whether the auditor has considered the issues, objections, concerns raised by the outgoing auditor, यदि वो रिजाइन करके गया है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। रेजिग्नेशन के केस में वी नीड टू एग्जामिन दिस मैटर। नेक्स्ट वन, existence of material uncertainty as to the company's ability to meet its liabilities, going concern, whether on the basis of financial ratios, aging, expected dates of realization of financial assets, payment of financial liabilities and other information accompanying the financial statement। किसके बेसिस पर? फर्स्ट वन, फाइनेंशियल रेशियोज, एजिंग शेड्यूल्स, expected dates of realization of financial assets, payment of financial liabilities and other information accompanying the financial statement, auditor's knowledge of BOD and management plans। 6 point, क्या auditor is of the opinion that that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that company is able to meet its liability existing at the date of balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date। ध्यान आ रही है इस बातें? जब आप एसए 570 पढ़ते हैं तो उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है असेसमेंट ऑफ गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Primarily, it is the duty of the management to assess the appropriateness of going concern basis, and for that period they are required to select a minimum 1 year period to check out whether any instances exist जिसके कारण going concern की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर या गोइंग कंसर्न की अप्रोप्रिएटनेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क लग सकता है, और यदि ऐसा कुछ है तो क्या अप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं हमारे पास या नहीं है। तो यही वो चीजें हैं जहां पर ऑडिटर को भी काम करना है बेस्ड अपॉन वेरियस एस्पेक्ट्स, जिसमें फाइनेंशियल रेशियोज की बात की गई, एजिंग एंड एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स, पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, ऑडिटर्स नॉलेज ऑफ बीओडी एंड मैनेजमेंट प्लान। ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है एज ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट एज टू कंपनीज एबिलिटी टू मीट इट्स लाइबिलिटीज दैट एग्जिस्ट ऑन द बैलेंस शीट डेट विद इन नेक्स्ट 1 ईयर। और यदि ऐसी कोई अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है देन एसए 570 में मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न नाम का पैरा भी हम डालते हैं। पैरा 3 क्लॉज नंबर 20, दैट इज ट्रांसफर ऑफ अनस्पेंट CSR अमाउंट, वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स। जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके अंदर 3 इयर्स का पीरियड अलाउड होता है, आप अनस्पेंट CSR के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। बट जहां पर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट भी नहीं है देन कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल 7 टू द कंपनीज एक्ट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड whether any amount remaining unspent pursuant to any ongoing project, उसको आपको स्पेशल अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा जब तक आप इसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। 3 साल का पीरियड दिया गया है यूटिलाइज करने का, एंड फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद विद इन स्पेसिफाइड पीरियड दिस अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द स्पेशल अकाउंट।
तो दोनों ही चीजें यहां पर आपको स्टडी करनी है। नंबर 1, यदि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अमाउंट है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का अमाउंट है, तो क्या उसको स्पेशल अकाउंट में, जिसको हम अनस्पेंट CSR अकाउंट का नाम देते हैं, अनस्पेंट CSR अकाउंट का नाम देते हैं, इसके अंदर ट्रांसफर किया है, और यदि ये अमाउंट अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तो कंपनी ने इस अमाउंट को ट्रांसफर किया है टू अ फंड स्पेसिफाइड अंडर शेड्यूल नंबर 7 विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट एंड द लास्ट पैरा, पैरा 3 क्लॉज 21, जो हमें बताता है इन केस ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम ऑलरेडी एप्लीकेबिलिटी के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थे हमारे रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अंडर द वेरियस क्लॉजेस ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020। अब कॉन्सेप्ट मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, रिवाइज करा दिया है सारा। तो अब आप एक छोटा सा काम अब आपको करना होता है, और वो काम है जो क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर अवेलेबल कराए गए हैं, उन क्वेश्चंस की एक क्विक प्रैक्टिस भी आपको करनी है, ताकि आपको आइडिया रहे क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं और आपको उनके आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, और आंसर्स में किन किन चीजों को आपको इंक्लूड करना है। राइट? तो इसके साथ इस सेशन को यहीं पर करेंगे ओवर, और मुलाकात करेंगे नेक्स्ट किसी रिवीजन वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।